भेड़िया मानव अपने मजबूत नुकीले दांत विहान के गले के नजदीक लाता जा रहा था। विहान की आंखें बंद होने लगी थी। विहान अपनी मौत के एकदम नजदीक था। उसके दांत विहान के गले में चुभने को तैयार थे, लेकिन तभी उस रक्षा सूत्र में जो विहान ने कुछ देर पहले भेड़िया मानव के गले में पीछे से पहनाया था, एक अजीब सी चमक आई। उस चमक ने भेड़िया मानव के शरीर में एक झटका पैदा किया और वो दर्द से कहरा उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हालांकि विहान की आंखें बंद होने ही वाली थी, लेकिन भेड़िया मानव की पकड़ ढीली होते ही विहान ने मौके का फायदा उठाया, पूरी तरह से हिम्मत जुटाई और खुद को छुड़ाकर दूर हट गया। रक्षा सूत्र के असर से भेड़िया मानव के शरीर के अंदर एक के बाद एक कई झटके लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी 440 वोल्ट के करंट को छू लिया हो। भेड़िया मानव दर्द से कहरा रहा था, पागलों की तरह बौखलाया हुआ इधर उधर घूमने लगा। अचानक से एक तेज किरण उसके भीतर से निकलकर उसके पेट को चीरती हुई बाहर आई और वो भेड़िया मानव वहीं ढेर हो गया। विहान के लिए ये सब एक ऐसे आश्चर्य की बात थी जिसे वो किसी और को बता भी नहीं सकता था। विहान की सांस में सांस आई, लेकिन डर और घबराहट अभी भी। इस तरह के किसी जीव से ये विहान की पहली लड़ाई थी, लेकिन विहान ये नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। विहान अब जल्दी से वापस घर लौट जाना चाहता था। वह अपनी खरीदी मिठाई के झोले को ढूंढने लगा, जो उसने बड़े प्यार से अपने भाई और बहन के लिए खरीदी थी। उसे उन मिठाई के 2 मटकियों के टूट जाने का भी डर था। कुछ देर की खोज के बाद विहान को मिठाइयों का झोला मिल गया। उसे ये देखकर खुशी हुई कि वो दोनों मिठाई की मटकियां अभी भी सही सलामत थी। विहान ने घर का अपना रास्ता पकड़ लिया। विहान जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया, मेघा और महेश दोनों का ध्यान विहान पर गया। विहान की फटी शर्ट और चेहरे पर हल्के जख्म को देखकर मेघा और महेश दोनों घबरा गए। मेघा उठते हुए विहान के पास आई और बोली, ये आपको चोट कैसे लगी? आपकी शर्ट कैसे फट गई? आप ठीक तो है ना? मेघा अपनी घबराहट में सवाल पर सवाल किए जा रही थी। विहान को इन सवालों की उम्मीद थी। उसने जवाब पहले से ही तैयार कर रखा था। विहान ने बातों को संभालते हुए कहा, वो घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए मेरी शर्ट अटक गई और मैं जल्दी में था तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। विहान ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, और ये सब उसी का नतीजा है, लेकिन चोट ज्यादा नहीं लगी। महेश भी विहान के नजदीक आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे छोटे, कितनी बार बोला है, जल्दबाजी मत किया कर, अगली बार से ध्यान रखना। विहान बस मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन उसे अपने भाई और बहन की उसके प्रति चिंता देखकर प्यार उमड़ आया था। विहान ने मिठाई वाला झोला आगे बढ़ाते हुए कहा, ये सब छोड़ो, ये देखो मैं सबके लिए क्या लाया हूं। विहान ने उस झोले से रबड़ी और रसगुल्लों की 2 छोटी मटकियां निकालकर बाहर रख दी और खुशी से मुस्कुराते हुए महेश और मेघा की तरफ देखने लगा। महेश और मेघा ने आश्चर्य से विहान को देखा। मेघा ने पूछ ही लिया, ऐसी हालत में भी आप मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने चले गए? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मिठाई तो पहले से ही खरीद ली थी। विहान के बड़े ही कैजुअली जवाब देने पर मेघा ने उसे घूर कर देखा। महेश ने विहान के कंधे पर हाथ रखा। विहान, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, पर तुम्हें ऐसे बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। विहान थोड़ा चिढ़ गया। उसे ये बात मेघा से सुनने की आदत थी, लेकिन महेश भी। विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया आप क्यों बेकार में चिंता करते हैं? मैंने ये एक्स्ट्रा पैसे से खरीदा है, जो मुझे हाल में ही मिले। अब मैं हर हफ्ते 2-4 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। विहान को अपनी दिव्य झलक की जरूरत नहीं थी, ये देखने के लिए कि महेश अब उसे थोड़ी शक की नजरों से देख रहा था। वो अपने भाई को जानता था और महेश ने उससे ज्यादा दुनिया देखी थी। महेश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी ये नौकरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी कमाई दे रही है। विहान ने महेश के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, और मैं बस आप दोनों को कुछ अच्छा देना चाहता हूं। क्या हम कभी अच्छी चीजें नहीं ले सकते? उसने फिर से मेघा की तरफ देखा, जो अब थोड़ी पिघल गई थी। वह आमतौर पर कंजूस रहती थी, लेकिन उसे दिख रहा था कि विहान की मंशा साफ थी। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, खैर, अब तो आप ये ला ही चुके हैं, तो हम इसे खाने के बाद खाएंगे। अब आप अच्छी तरह मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। विहान मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली को देख रहा था। एक सिंपल और अच्छा घर का खाना ही सबका मूड हल्का करने के लिए काफी था। मेघा रबड़ी और महेश और विहान
रसगुल्ले का मजा ले रहे थे। रसगुल्ले का स्वाद लेते हुए महेश ने विहान से पूछा, तो विहान, आज ऑफिस में क्या क्या किया? विहान ने फिर से अपने भाई की आवाज में शक की हल्की सी झलक महसूस की। भले ही विहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ऑफिस के कुछ काम निपटाए। विहान उन्हें असली बात तो बता नहीं सकता था। महेश हंसा। अरे वाह, बस ऑफिस का काम करके 1-2 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं। तुम्हारे ऑफिस में कोई नौकरी की जगह खाली है क्या? कल से मैं भी आ जाता हूं। महेश की इस बात पर मेघा भी हंसी में शामिल हो गई। विहान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों? अब आप संस्कृत बोलना सीख गए हो, क्योंकि वहां काम करने के लिए संस्कृत पढ़ना और समझना जरूरी है। विहान को अपने भाई बहनों को हंसते देख बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक चुभन थी। उसे एकदम महसूस हुआ कि उसे इन लोगों से बहुत कुछ छुपाना पड़ रहा है। उसकी असली नौकरी, अनंतयामी बनने का सफर और उसकी पूरी पिछली जिंदगी। मैं तो इनका असली भाई भी नहीं हूं। यह सोचकर विहान के अंदर कुछ टूट गया, और सिर्फ मेघा और महेश ही नहीं, उसे अपनी पहचान को हर किसी से छुपाना था। विहान के दिल का बोझ बहुत भारी हो गया था और उसकी आंखों में नमी भर आई। भैया, मेघा की आवाज ने उसे ख्यालों से वापस लाया। विहान ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली। उम्मीद थी मेघा ने कुछ नोटिस नहीं किया। मेघा का ध्यान तो रबड़ी पर ही था। उसने बस रबड़ी की तारीफ की। यह रबड़ी तो बहुत अच्छी है भैया। विहान मुस्कुरा रहा था। खाना खत्म करने के बाद विहान, मेघा और महेश अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बनारस की अंधेरी रात में दाल मंडी का इलाका भी घने अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक एक परछाई एक घर की खिड़की से बाहर कूदी। तेजी से आगे बढ़ते हुए वो संकरी सी गली में घुस गई। गली के ठीक बीचों बीच पहुंचकर उसने आगे देखा और फिर पीछे, और फिर मकड़ी की तरह दीवारों पर चलते हुए सीधे एक घर की छत पर पहुंच गई। छत पर चांद की रोशनी में अब उस परछाई का चेहरा साफ दिख रहा था। वो कोई और नहीं, तपन था। वही तपन जिसने रामपुर के नरसंहार को अंजाम दिया था और जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी। तपन के छत पर पहुंचते ही काले रंग का लवादा पहने एक रहस्यमयी महिला अंधेरे से बाहर आई और तपन के सामने खड़ी हो गई। उस महिला ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? उस महिला की आवाज भारी थी। तपन ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैंने अपने मिशन को पूरा कर लिया और अब मैं आगे के लिए तैयार हूं। काले लवादे वाली महिला ने हल्का सिर हिलाया और कहा, अब अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें वो चीज देने वाली हूं जिसे पाने का तुम इंतजार कर रहे हो। ये कहते हुए उस काले लवादे वाली रहस्यमयी महिला ने अपने लवादे से एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसे तपन के हाथों में पकड़ा दिया। तपन को नहीं पता था कि इस बक्से में क्या है, लेकिन उसे बक्से के ऊपर कुछ लिखा दिखा, बहरूपिया डायन। तपन ने उस लिखे हुए को देखने के बाद हैरानी से उस रहस्यमयी महिला की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? उस रहस्यमयी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम्हारे अनंतयामी के भड़काऊ सीक्वेंस 7 की कुछ औषधि है। बाकी का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। तपन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं कर लूंगा। मैं अपने संगठन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। रहस्यमयी महिला ने हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा। भले हमारे विभाग अलग है, लेकिन हम एक ही संगठन के लिए काम करते हैं। हमारा काम है अच्छाई पर बुराई की जीत, और इस कलयुग में हम वो करके दिखाएंगे। बस तुम अपने अगले मिशन पर लग जाओ। किसी भी बीच में आने वाले को मत छोड़ना। तपन ने सिर झुकाया और कहा, यही होगा, अच्छाई पर बुराई की जीत। अपनी बात खत्म कर तपन उस बक्से को लेकर मुस्कुराते हुए वापस मकड़ी की तरह उन दीवारों पर चलते हुए ऐसे गायब हो गया जैसे अंधेरे में अंधेरा गायब होता है। अगली रात विहान बीनू काका के सामने एक बग्घी में बैठा था। विहान खिड़की से बाहर झांक रहा था। अंधेरे इलाके को पार करती हुई बग्घी थोड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। उस अंडरग्राउंड बाजार को पहली बार देखने की खुशी विहान के चेहरे पर साफ दिख रही थी। बग्घी अचानक एक सराय के सामने रुकी। नाम था पिंच महल सराय। विहान ने बीनू काका की तरफ देखा, पर बीनू काका बिना कुछ बोले नीचे उतर गए। मजबूरन विहान को भी उनके पीछे उतरना पड़ा। उस सराय के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ थी।
लेकिन दो हट्टे कट्टे जवान खड़े थे जिनके हाथों में थे भयानक हथियार, उस समय की सबसे नई राइफल्स। विहान उन अजीब से दिखने वाले हथियारों को घूरने लगा और बड़बड़ाया, हैं? ये तो मिलिट्री ग्रेड हथियार है। विहान ने बीनू काका की तरफ झुकते हुए पूछा, यहां इतनी बंदूकें रखना आम बात है क्या? बीनू काका ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। विहान ने उन जवानों के मसल्स को देखा और फिर अपने मसल्स को, फिर मन ही मन बड़बड़ाया, हैं? एक इसके मसल्स हैं, एक मेरे, इसे बंदूक की क्या जरूरत? इसकी तो खुद की बाहें ही हथियार है। बीनू काका ने आसपास देखा और सराय के बाहर खड़े दरबान से पूछा, ये इतने राइफल्स लेकर जवान क्या कर रहे हैं? दरबान थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यहां तो दो ही हैं और भी आसपास घूम रहे हैं, कुछ तो अंदर बाजार में भी है। उन्हें शक है कि शायद इस बाजार में कोई वांटेड अपराधी घूम रहा है, ये जवान उसी को पकड़ने आए हैं। बीनू काका ने हैरानी से दरबान के शब्दों को दोहराया, वांटेड अपराधी? नाम क्या था? दरबान ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, पुलिस वालों ने बताया कि कोई 22-23 साल का लड़का है, उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की है। पुलिस ने क्या नाम बताया था उसका? विहान ने धीरे से कहा, तपन। दरबान ने अपनी नजरें विहान की तरफ घुमाई और कहा, हाँ तपन, यही नाम था। फोटो में तो मासूम लग रहा था लेकिन आंखें अजीब थी उसकी। विहान को समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। तपन को लगा होगा कि उसके इरादों को कोई नहीं पकड़ पाया। शायद उसे यह भी नहीं पता कि पंकज ने उसके बारे में पुलिस को बता दिया था। वो दरबान कुछ और बताता इससे पहले अचानक से कुछ गोलियों की आवाज आई। दरबान बुदबुदाया, लगता है उन जवानों का शक सही था, वो वांटेड क्रिमिनल अंदर ही था। गोलियों की आवाज सुनकर दरबान सबसे पहले छुपने के लिए भागा। तब तक भगदड़ मच गई थी। आसपास के लोग जहां जगह मिल रही थी वहां छुपने लगे। बीनू काका ने भी विहान का हाथ पकड़ा और एक बंद पान की दुकान के पीछे खींच लिया। विहान, जो अभी तक सब कुछ हैरानी से देख रहा था, उसने पूछा, आपको आज का ही दिन मिला था यहाँ आने को? बीनू काका ने चिढ़ते हुए विहान की तरफ देखा और कहा, मुझे कोई सपने आते हैं क्या? और इस तपन को आज ही यहाँ आना था। आज तो यहाँ कई चीजों पर छूट भी होती है। तभी कोई तेज गति से उनके सामने से भागा और उस पान की दुकान से टकरा कर गिर गया। वो सीधा बीनू काका और विहान के सामने आ गिरा। विहान ने उस गिरे हुए आदमी की आंखें देखी। उसकी एक आंख भूरी थी और दूसरी नीली। विहान झट से पहचान गया, ये तपन है। पीछा करता हुआ एक जवान तपन के नजदीक आ गया। वो तपन पर गोली चला पाता इससे पहले ही तपन उठा। उसने आसपास देखा, उसे विहान और बीनू काका खड़े दिखे। तपन ने झट से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और फुर्ती से विहान को अपनी तरफ खींचते हुए उसके गले पर चाकू लगा दिया। तपन ने बचने के लिए विहान को अपनी ढाल बना लिया था। जवान अपनी बंदूक लेकर सामने खड़ा था। जवान चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो इसे। अगर 10 गिनने तक इसे नहीं छोड़ा तो गोली इसके सीने से होते हुए तुम्हारे सीने में जाएगी। आज तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। यह सुनकर विहान घबरा गया। उस जवान की काउंटिंग शुरू हो चुकी थी। 10, 9, 8। जैसे जैसे गिनती कम होती जा रही थी, विहान की सांसें तेज हो रही थी। तपन के चाकू की नोक विहान के गले में और धंसती जा रही थी। 4, 3। विहान दोनों तरफ से मौत के बीचों बीच था। उसके लिए एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। क्या विहान बच पाएगा इस नई मुसीबत से? क्या तपन का अगला मिशन विहान को ही मारना था? क्या इस अंडरग्राउंड बाजार का रास्ता मंधार तक जाता है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।